लोगों की जो बातें होती हैं कि अभी तक कुछ और क्यों नहीं करा रहे, यही क्यों करा रहे हो, शादी कर दो, ये वो, उनसे लड़ना। हमारे कम्युनिटी में जिस दिन हम लड़कियों की इज्जत करने लगेंगे, उनसे पूछने लगेंगे कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें फ्रीडम देने लगेंगे, बजाय ये कि उनके सर पे हमेशा बैठे रहे, यहाँ नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, तो अपने आप हम सुधर जाएंगे। शायद फिर हम रिस्पेक्ट करेंगे अपने रिलीजन की, तो दूसरे लोग भी करेंगे। तो नाना जी हैं, उनकी डेथ मतलब हार्ट अटैक से ही हुई थी, तो मैं थोड़ा अटैच थी उनसे, तो चाहूँगी कि मतलब, और इंडिया में बहुत ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं हार्ट स्पेशलिस्ट बनूँ, चाहती हूँ इंशाल्लाह, अगर अल्लाह की मर्जी रही तो बन भी जाऊँगी। मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर। किसी शायर ने ये शेर कहा है, लेकिन इस शेर को अपनी ज़िंदगी में उतारने का काम किया है नूर सबा ख़ान ने। उन्होंने 4 मरतबा नीट का एग्ज़ाम दिया, कामयाबी नहीं मिली तो हिम्मत नहीं हारी, घर नहीं बैठी, हौसला नहीं छोड़ा और अपनी मंजिल की तरफ लगन, मेहनत और संघर्ष के साथ बढ़ती गई। और आज आखिर वो वक्त भी आया जब उनका नीट में सिलेक्शन हुआ। 700 में से 634 नंबर उनको मिले और वो आज गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS करने के लिए लायक हो गई, उनका सिलेक्शन हो गया है। हमारे साथ नूर सबा ख़ान मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनको यहाँ तक पहुँचने में किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। ख़ासकर लड़की होने के नाते मुस्लिम समाज में जो लड़कियों को तालीम की तरफ ज़्यादा मुतवज्जा नहीं किया जाता, या उनको सिर्फ़ इस मकसद से नहीं पढ़ाया जाता कि उनको आगे दूसरे घर जाना है और घर का ज़िम्मेदारी संभालनी है। उन्होंने उन ज़िम्मेदारियों को समझने के बावजूद एक डॉक्टर बनने का फ़ैसला किया और मेहनत की, संघर्ष किया। नाकामयाबी सामने आई लेकिन हौसला नहीं छोड़ा और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती चली गई। आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है नूर सबा ख़ान। नूर सबा जी, आपने नीट क्वालिफाई किया है जी, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? जी, इसका श्रेय मैं अपने फैमिली, मेरे फ्रेंड्स और सबसे ज़्यादा मली साहब जी को देना चाहूँगी। उन्होंने ही मुझे इस फील्ड से इंट्रोड्यूस कराया था। जब 12th के मार्क्स आए तो सबको ही लगता है कि 90% से ऊपर आ गए हैं तो अब नीट हो ही जाएगा, लेकिन फिर जब वहाँ जाते हैं, फिर स्ट्रगल देखते हैं, तो 1 साल के बाद ही मुझे लगा कि अब नहीं हो रहा है, डेंटल कर लेती हूँ, प्राइवेट कर लेती हूँ। फिर उन्होंने अपने भाई का एग्जाम्पल दिया, फिर मुझे सपोर्ट किया, पापा को समझाया, फिर पापा भी समझने लगे। तो शुरुआत तो नाना से ही हुई थी, लेकिन सपोर्ट करने वाले सबसे ज़्यादा तो वही हैं जिन्होंने सपोर्ट किया। उनके बाद फिर जो मेरे टीचर्स हैं बलूनी के, उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया। और फैमिली ऑब्वियसली, इमोशनल सपोर्ट हमेशा था, पापा से ज़्यादा मम्मी का था, तो वो मुझे लगता है उन्होंने ही किया है। फैमिली, फ्रेंड्स, इनके बिना तो सही में मैं यहाँ नहीं होती। थोड़ा फैमिली के बारे में बताइए कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, कहाँ से कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हम बिहार में वेस्ट चंपारण करके एक डिस्ट्रिक्ट है, उसी में एक छोटा सा गांव है लंगड़ा करके, वहाँ के रहने वाले हैं। तो डेवलपमेंट और एजुकेशन के हिसाब से बहुत पिछड़ी जगह है वो। आज भी मतलब लड़कियों की एज 17-18 की होती नहीं है, तो लोग मतलब जैसे ही लड़की पैदा होती है उनकी शादी का सोचते हैं, कभी नहीं सोचते कि उन्हें बेसिक एजुकेशन भी देनी है। और पापा भी बहुत ऐसी फैमिली से थे, मतलब बहुत स्ट्रगल किया है मेरे फादर ने। फिर वो आर्मी में आए, किसान के बेटे थे वो, उन्होंने खुद पढ़ाई की, बुक्स, मतलब उनके पास बेसिक पैसे भी नहीं थे अपनी बुक्स खरीदने के लिए, दूसरों से मांग मांग के उन्होंने पढ़ाई की है। फिर वो आर्मी में आए, फिर उन्होंने हमें पढ़ाया। और ऐसे जैसे दूसरे पेरेंट्स होते हैं, उन्होंने कभी नहीं किया होगा कि तुम ऐसे पहनो, ये बनो, ऐसा करो। उनको ये था कि बस तुम पढ़ो, बाकी जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, जो हम अफोर्ड नहीं करते थे शायद, वो भी उन्होंने हमें दिया है। तो बैकग्राउंड तो बहुत वीक था हमारा, लेकिन आज जो हम हैं पापा की मेहनत से हैं। और मुझे लगता है शहर में आने के बाद हम तो मॉडर्न हुए ही, लेकिन मुझसे ज़्यादा मुझे लगता है मेरी मदर और मेरे फादर, उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, बहुत इंडिपेंडेंट रखा है। कभी हमें उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि तुम लड़की हो तो तुम ऐसा कर लो, ऐसा रह लो, वैसा रह लो। उन्हें कभी फ़र्क ही नहीं पड़ता, आज भी नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है फैमिली बैकग्राउंड बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डेवलपमेंट में। और शायद मेरे फादर
उनकी स्ट्रगल देख के, वो मेरे आइडल हैं। मतलब कुछ भी हो, हम बहुत रोज़ बात नहीं करते, लेकिन उनके जैसा बनना ही मेरा सपना है। बहुत स्ट्रगलिंग, बहुत ज़्यादा, आज भी इस एज में भी, तो वैसा ही बनना है मुझे, कभी गिव अप नहीं करना टाइप्स वैसा। तो आपने ये, आपके नाना ने ख्वाब देखा कि आपको डॉक्टर बनाया जाए, ऐसा क्यों रहा? क्या कोई परेशानी थी उसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बस उनका सपना था। बेसिकली उनका सपना ये था कि उनके बच्चे जो हैं वो ऐसा कुछ करें। तो मेरे जो मझले मामा हैं, बीच वाले मामा हैं, वो वेटनरी डॉक्टर ही हैं, लेकिन उन्हें ऐसा चाहिए था कि फैमिली में एक डॉक्टर हो जाए, ताकि हमारी फैमिली लाइन ही पूरी सुधर जाए। तो उन्होंने ये कहा था, और सही में मुझे लगता है अगर मैं MBBS नहीं करती तो शायद मैं कुछ नहीं करती। मुझे नहीं लगता, अगर कुछ करना ही है तो बड़ा कर लो, या तो कुछ मत करो। जब इतनी अपॉर्चुनिटी दी है मेरे फादर ने, मुझे इतनी फ्रीडम दी है, मेरी मदर मेरे पीछे खड़ी रहती हैं, तो मुझे लगा कि सही में तो नाना का सपना पूरा करना, उससे ज़्यादा तो कुछ लगता ही नहीं। और सबसे ज़्यादा शायद आज होते तो वही खुश होते, और कोई नहीं खुश होता टाइप। स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? जी, मेरी स्कूलिंग, हम आर्मी में थे पापा, तो बेसिक स्कूलिंग शायद फर्स्ट क्लास मैंने वहाँ से की है, श्रीनगर से किया है। एंड देन बाकी की क्लासेस मैंने सागर, पुणे, और फाइनली जब मैं 10th क्लास में थी तो हम देहरादून आए। तब पापा ने बोला कि एजुकेशन के लिए वो उससे बेटर जगह कोई नहीं हो सकती। तो फिर जब मैंने 10th कर ली, 11th कर ली, तो 12th में पोस्टिंग का बात चल रही थी। तो पापा ने कहा कि 10th 12th एक जगह से ही करनी है। फिर मैंने 12th की। फिर 12th के बाद मली साहब से मिले पापा, तो मली साहब ने बोला इन्हें कोचिंग इंस्टीट्यूट में डाल देते हैं। तो उन्हीं से बात हुआ, उन्होंने गाइड किया, और पापा ने फिर पैसे वगैरह लगाए जो भी लगते हैं। तो स्कूलिंग तो अच्छी ही कराई है पापा ने अपनी साइड से। उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि हमें बेस्ट स्कूलिंग मिले, कभी ऐसा कुछ था नहीं। मतलब जितना उन्होंने स्ट्रगल किया उतना शायद नहीं किया हमने, सब ऐसे थाली में परोस के ही मिला है। बट बस पढ़ने का ही काम था हमेशा से। मम्मी भी काम नहीं कराती वैसा कुछ बड़ा, जो बेसिक होते हैं वो तो कर ही लेता है इंसान, करना भी चाहिए, ब्रेक मिलता है उससे भी। तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम। काम का 3 साल तक आपने मुसलसल कोचिंग की है, तो इन 3 सालों में आपको कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं शायद कामयाब हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी? कभी होता था, फील आया कभी कि शायद मैं अपना वक्त और पापा का पैसा कहीं ज़ाया तो नहीं कर रही? जी लगता था, मुझे लगता तो था, पर फिर मुझे ऐसा लगता था कि वही मैंने बताया ना, अगर मैं ये नहीं करती तो मैं कुछ और नहीं करती। मुझे ऐसा लगता था। BSc कभी कभी लगता था कि नहीं, BSc तो कर रही हूँ तो BSc से कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर मैंने देखा कंपटीशन इतना है कि BSc के बाद भी अगर मैं कोई पेपर क्लियर नहीं करती तो मुझे तो जॉब करना था, इंडिपेंडेंट होना था, तो अपनी लाइफ थोड़ी सी जीनी थी, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना था। तो फिर मुझे वही लगा कि अगर पेपर ही निकालना है तो उतनी ही मेहनत करके मैं नीट कर लेती हूँ। और मेरी थोड़ी जीके वीक है, कुछ खास है नहीं मेरी जीके, तो मेरी लाइफ हमेशा से फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो में ही थी। तो मेरा ऐसा था, और जब एम्स इसमें आ गया और जीके हट गई तो मेरे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया, तो कि नीट के बेसिस पे तुम्हें एम्स भी मिल जाएगा। तो वो अपने आप ही अंदर से आ गया कि ये नहीं करेगी तो और कुछ कर ही नहीं सकते ना फिर। तो पापा मम्मी भी बिलीव करते थे, तो फिर इसीलिए तो मुझे लगा यही सबसे सही था। तो लगता था, लेकिन फिर सपोर्ट करने के लिए थे। आपने बताया कि फादर आपके आर्मी में हैं, मदर क्या हाउसवाइफ है, और कितने बहन भाई हैं आप लोग? अब किस नंबर पे आते हैं? जी मेरी मदर हाउसवाइफ हैं, और फादर तो रिटायर हो गए हैं आर्मी से, अब उनकी पर्सनल शॉप है। और मेरी 2 और बहनें हैं, उनमें से मैं सबसे बड़ी हूँ। फिर मेरे बाद वाली जो बहन है वो ग्रेजुएशन कर रही है BSc IT से, और ग्रेजुएशन के बाद उसने सोचा है कि आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से वो अपनी B.Ed करेगी, और फिर आर्मी में ही जाना है उसे भी, एजुकेशन वाली फील्ड में। और जो सबसे छोटी बहन है वो अपनी 10th कर रही है, और वो भी मतलब मेरी तरह ही बायो लेना चाहती है और इसी फील्ड में आना चाहती है, मेडिकल वाली फील्ड में। तो ऐसा ही है। तीनों बहनों ने अपना एक टारगेट फिक्स किया है कि हमें वहाँ तक पहुँचना है जी, उसके लिए मेहनत करनी है। पेरेंट्स ने क्योंकि पहले ही बता दिया था, पापा ने पहले ही कह दिया था कि मतलब मैं तुम तीनों को अपने से ऊपर ही देखना चाहता हूँ। जितने मैंने एजुकेशन की है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे ऊपर ही हो, और काफ़ी ऊपर हो। तो उन्होंने पहले ही हमें कह दिया था कि मैं तुम पे टाइम दूंगा, फ्रीडम दूंगा, पैसे दूंगा, तुम खुद देख लो तुम्हें क्या करना है। तो हमने खुद ही देख लिया कि
कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो कुछ बड़ा ही कर लेते हैं। और बहुत सपोर्ट किया है पेरेंट्स ने मेरे, और मेरी बहनों ने स्पेशली, और वो मुझे इमोशनली भी सपोर्ट करती थी, क्योंकि इस साल जब नीट होने वाला था उससे पहले मुझे रात रात को उठ जाती थी मैं, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि अगर इस बार नहीं होगा तो अब मैं क्या करूँगी, बहुत ज़्यादा होपलेस हो गई थी मैं। तो उस टाइम मेरी नींद वगैरह सब डिस्टर्ब होने लगी। तो स्पेशली मेरी छोटी वाली बहन मेरे साथ सोती थी, मम्मी मुझे रात रात को चेक करती थी, फिर मैंने नमाज़ कुरान तो मैं पढ़ती थी, रात रात को उठ के फिर मैं वही सूरो वगैरह पढ़ने लग जाती थी। तो मेन वही था, लेकिन फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। फिर फाइनली जब नीट में भी गई तो वहाँ मुझे पैनिक अटैक टाइप का आ गया था 5 मिनट का, लेकिन वहाँ इन्विजिलेटर्स बहुत अच्छे थे। फिर वही दुआ वगैरह पढ़ी मैंने वहाँ, तो फिर शांत हो गई थी मैं। अच्छा, उसकी वजह से मेरा पेपर ख़राब नहीं हुआ, लेकिन पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते थे, और फैमिली, मेरी सिस्टर्स, मेरे गांव में मेरी नानी, सब बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मुझे तो यही लगता है, मैं ही एडवांटेज पे हूँ कि मतलब मेरी फैमिली इतनी अच्छी है। मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, बस मेहनत थी पढ़ाई की, बस और कुछ नहीं। तो आपने पूरा समय पढ़ाई को दिया, कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप पर डे? जी मतलब बैठती तो थी मैं टारगेट लेके, मतलब हाँ ऐसे ही 15-16 घंटे का, लेकिन वही बीच में उठना होने की वजह से कट कुट के 10-11 घंटे, लास्ट के महीनों में 10-12 घंटे कर दिया था मैंने, 14 घंटे कर दिया था। ऐसे पूरे साल 10 घंटे तो पढ़ ही लेती थी मैं। कोचिंग से अलावा घर पर? नहीं, तब तो कोचिंग वाला मिला के, और जब मैं कोचिंग नहीं कर रही थी, सिर्फ टेस्ट देने जा रही थी, तब घर पे पढ़ लेती थी, उसका टाइम मिला के मैं 10 घंटे ऐसे। तो मतलब एक पूरे साल का अगर एवरेज निकालें तो 10 से 12 घंटे आप पर डे पढ़ लेती थी, पढ़ ही लेती थी। हाँ वही बीच में उठना, लेकिन पढ़ लेती थी। किताबों पर ज़्यादा फोकस था या मोबाइल पर पढ़ते थे ज़्यादा? जी नहीं, मोबाइल पे मैं जैसे कुछ वीडियोस वगैरह देखनी होती थी अगर शॉर्ट में, तो मैं फ़ोन पे देख लेती थी। बाकी आना तो एनसीईआरटी से ही था, तो एनसीईआरटी पढ़ती थी ज़्यादातर मैं। और जब मतलब ऐसा होता था कि रीडिंग करने का भी मुझे मन नहीं है या फिर डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, तो फिर मैं वीडियोस देख लेती थी। तो वो उससे ऐसा रहता था, काम तो हो ही जा रहा है और वीडियो देखना आसान होता है, वो चीज़ें मेमोराइज़ करना ज़्यादा आसान होता है। जो हम देखते हैं या सुनने से ज़्यादा जो हम देखते हैं वो हमें जल्दी याद होता है, तो मैं वही करती थी, वीडियोज़ वगैरह। ठीक है, आपका अब नेट क्वालिफाई हो गया है, अब आप एमबीबीएस की तरफ पढ़ रही हैं जी। तो क्या कोई स्पेशलाइजेशन करना चाहेंगी? जी, मेरे जो नाना जी हैं उनकी डेथ मतलब हार्ट अटैक से ही हुई थी, तो मैं थोड़ा अटैच थी उनसे, तो चाहूँगी कि मतलब, और इंडिया में बहुत ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं हार्ट स्पेशलिस्ट बनूँ, चाहती हूँ इंशाल्लाह, अगर अल्लाह की मर्ज़ी रही तो बन भी जाऊँगी। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हार्ट के लिए पैसे, वो उनका इलाज, उनके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। एनजीओ या जो भी होता है, अपने पैसे कमा के फिर हॉस्पिटल बनवाना चाहती हूँ मैं नाना नानी के नाम से, और उनके लिए फिर करना चाहती हूँ जो गरीब लोग हैं उनके लिए, जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते और हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, उनके लिए करना चाहती हूँ। जो हेल्पलेस है, बिल्कुल कोई रास्ता ही नहीं है, उनके लिए करना चाहती हूँ। उसके लिए आपको एमडी करना पड़ेगा इसकी? जी तो। जी हाँ, मेरे पेरेंट्स रेडी हैं उसके लिए, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही है। आपने बताया नाना की अटैक, जो मौत जो हुई वो हार्ट अटैक से हुई, इसलिए आप उस अटैक, हाँ वो अटैचमेंट हो गया, हार्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं। जी। और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो देश भर में फैली हुई हैं जी, जिनके लिए जो एक्सपर्ट नहीं है जी, उसके बारे में कोई विचार नहीं आपका? जी, अभी तो मेरे को एमबीबीएस करनी है, क्या पता 5 सालों के पढ़ाई में क्या पता मैं हार्ट से ज़्यादा किसी और चीज़ में अच्छी हूँ और उस फील्ड को मेरी ज़्यादा ज़रूरत हो, तो पढ़ते टाइम मुझे पता चलेगा ना। अभी तो मैंने सोच रखा है, ये तो एक आइडिया है, क्या पता पढ़ते पढ़ते मुझे लगे नहीं मैं इस फील्ड में ज़्यादा अच्छी हूँ, तो क्या पता मैं वो फील्ड चुन लूँ। तो वो तो डिपेंड करता है, जब मैं पढ़ने लगूँगी किस फील्ड को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, खुद पता चल जाएगा फिर। सबसे बड़ी चुनौती क्या महसूस हुई आपको अपने इस पूरी सफ़र में? चुनौती तो कुछ खास नहीं थी, वही था कि खुद के जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, जैसे दूसरों के थॉट्स तो तुम इग्नोर कर दो, बात कर लोगे किसी से तो दूर हो जाते हैं, लेकिन जो अपने मन में चल रहा होता है उससे लड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वो जो थॉट नेगेटिव, जैसे मैं सुबह उठती थी तो बस यही लगता था कि सब सेटल हो रहे हैं, मैं कब सेटल होंगी, मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि मैं सेटल ही नहीं हुई, फिर मुझे शादी ना करनी पड़ जाए बिना कुछ किए,
इंडिपेंडेंट ही नहीं हुई। तो सुबह उठ के पहला थॉट मेरा यही आता था। मैं रोज़ रात को यही सोच के सोती थी, नहीं आज का दिन अच्छा था, मैंने पढ़ाई की है, मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, नमाज कुरान पढ़ रही हूँ, अल्लाह भी देख रहे हैं। लेकिन सुबह वो मैं इग्नोर ही नहीं कर पाती थी, इतना नेगेटिव हो जाती थी मैं कि 2 घंटे मुझे वो नेगेटिविटी भगाने में लग जाते थे। वो इंटरनल थॉट्स, वही चैलेंजिंग था, बाकी तो कुछ नहीं था। सब सपोर्ट करते थे। हाँ, पापा थोड़े गुस्सा थे मुझसे लास्ट ईयर के स्कोर की वजह से, लेकिन वो भी ठीक था, ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं था। मुझे पता था मैं क्लियर कर लूँगी तो सबसे ज़्यादा खुश तो वही होंगे, तो वही था। और लोगों की जो बातें होती हैं कि अभी तक कुछ और क्यों नहीं करा रहे, यही क्यों करा रहे हो, शादी कर दो, ये वो, उनसे लड़ना। और हमारी कम्युनिटी भी बहुत, अभी भी मैंने बताया आपको कि अभी भी लड़कियों से पूछा तक नहीं जाता है कि उन्हें पढ़ना है कि नहीं, जबकि वो केपेबल है, लड़कों से ज़्यादा केपेबल है। तो वो था, तो उससे फाइट करके, उससे तो मेरे पेरेंट्स ही फाइट कर गए थे, उसके लिए मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। बाकी यही अपने इंटरनल थॉट्स, लोगों की बातें, उनसे लड़ना थोड़ा मुश्किल था, तो वही चैलेंजिंग था मुझे लगता है। बस नेगेटिव थॉट थे, उसको दूर करने के लिए क्या उपाय किया आपने? कुछ नहीं, मेरी बहनें थी, वो फिर मेरे से बात करती थी, मेरे साथ रहती थी। जब मुझे नेगेटिव लगता था तस्बीह गिन ली, नमाज पढ़ लिया, या फिर वही पढ़ाई कर लिया। फिर खुद हो जाता है कि मैं वो सोचती रहूँगी तो ना मेरी पढ़ाई होगी और मुझे उससे कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा। फिर जो मैं बलूनी में टेस्ट देने जाती थी, उसमें भी मेरा स्कोर अच्छा रहता था, मैं टॉप 10 में रहती थी। तो वो देख के खुद ही खुशी हो जाती है कि चलो मैं 500-600 बच्चों में टॉप 10 में आ रही हूँ, तो मेरा स्कोर अच्छा ही होगा, नीट में भी अच्छा ही होगा। तो इसीलिए तो वो अपने आप हो जाता है फिर वो। खासकर मुस्लिम लड़कियों के लिए क्या क्या पैगाम देना चाहेंगे, उनको किस तरह से आगे तैयारी करें ताकि अपने कौम की और देश की जो तरक्की है उसमें अपनी हिस्सेदारी निभा सकें? जी, इसके लिए तो मुझे लगता है लड़कियों से ज़्यादा तो उनके पेरेंट्स को करना चाहिए। आज हमारे कम्युनिटी में ऐसा है कि लोगों को पर्दा अच्छी चीज़ है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पढ़ना भी तो अच्छी चीज़ है। जैसे हम तालीम देते हैं उर्दू वगैरह की, मेरी पूरी तालीम पूरी है, मैंने कुरान पढ़ी है, नमाज़ पढ़ी है, 5 वक्त नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं सब करती हूँ। लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे एजुकेट भी कर रहे हैं, और उन्हें ये सोचना चाहिए कि जो पैसे वो दहेज के लिए रख रहे हैं, जिस दिन से वो पैदा हो रही है, वो पैसे उसकी एजुकेशन में लगा दें, वो तो कुछ बन जाएगी, तो उन्हें खुद दहेज नहीं देना पड़ेगा, वो खुद इतनी केपेबल होगी। कितनी वाइफ्स ऐसी होती हैं कि जिनके हस्बैंड्स गलत निकल जाते हैं या उन्हें छोड़ देते हैं, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता, स्पेशली हमारी कम्युनिटी में, क्योंकि एडवांटेज बॉयज़ के पास ज़्यादा होता है, लड़की कुछ कर ही नहीं सकती। तो अगर वो इंडिपेंडेंट होगी, तो अगर इंसान, सामने वाला इंसान उसे छोड़ भी देता है, तो वो खुद सरवाइव कर सकती है, अपने बच्चों को पढ़ा सकती है, खुद इंडिपेंडेंट हो सकती है, रोल मॉडल बन सकती है। इससे जिस दिन पेरेंट्स अपनी बच्चियों को पढ़ाने लगेंगे हमारी कम्युनिटी में, उस दिन हमारी कम्युनिटी अपने आप उभर के ऊपर आ जाएगी। पुराने ख्यालातों से लड़ना बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है वही एक रास्ता है, एजुकेशन ही है। जो मेरे पापा एजुकेटेड थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरे को अपने बच्चों को पढ़ाना है, फिर दहेज दहेज देखा जाएगा। अगर वो भी एजुकेटेड नहीं होते तो शायद अभी मेरी भी शादी हो चुकी होती, लेकिन वो सोन से बाहर आए, एजुकेशन ली उन्होंने, तो उनकी माइंड चेंज हुआ। मम्मी भी बाहर रहती है, मम्मी मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा खुले माइंड की शायद मेरी मदर ही होंगी, तो वो फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है माहौल का। तो मुझे वही लगता है हमारे कम्युनिटी में जिस दिन हम लड़कियों की इज्जत करने लगेंगे, उनसे पूछने लगेंगे कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें फ्रीडम देने लगेंगे, बजाय ये कि उनके सर पे हमेशा बैठे रहे, यहाँ नहीं जाना है, ऐसा नहीं करना, तो अपने आप हम सुधर जाएंगे। शायद फिर हम रिस्पेक्ट करेंगे अपने रिलीजन की, तो दूसरे लोग भी करेंगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना, वो खुद ही लगती हैं। अब अपना अपना तरीका होता है, लोगों ने अपने हिसाब से किया है, सब इस्लाम फॉलो करते हैं, लेकिन सबका अलग अलग है। हम पुरानी चीज़ों को पकड़ के बैठे रहेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि भूल जाओ, इस्लाम ही भूल जाओ, मैं ये कह रही हूँ कि एजुकेशन भी ऐड कर दो, पर्दे में भेजो, वो पढ़ेगी लिखेगी, घर आ जाएगी, उसे खुद पता होगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे इतनी वो दे रहे हैं, फ्रीडम दे रहे हैं, तो मैं उनका गलत फ़ायदा ना उठाऊँ, मैं पढ़ूंगी लिखूंगी, कुछ बन जाऊंगी। तो ये बस एजुकेशन ही है जो ये सब ठीक कर सकती है, तो उसके लिए पेरेंट्स को होना चाहिए बस। आपकी मामा भी आपके डॉक्टर हैं जी। और आपके जो नाना थे वो भी चाहते थे कि आप एक डॉक्टर बने। जी जी। लेकिन आपके जो दादा दादी थे वो क्या ख्वाहिश, वो उनकी क्या तमन्ना थी आप लोगों से? जी मैंने पहले ही कहा था, पापा बहुत बैकवर्ड फैमिली से हैं, मतलब वो बेसिकली अभी भी वो फार्मिंग करके ही अपना सर्वाइवल करते हैं। और जो मेरी नाना की जो फैमिली है ना, उनकी फैमिली लाइन थोड़ी सुधर गई है एजुकेशन से,
तो बैकवर्ड हैं और वो अभी भी बैकवर्ड ही है, उनकी सोच कभी बदली ही नहीं। जो मेरे डैड थे उनको भी वो चाहते थे वो खेती ही करें। वो तो पापा के जो दादा दादी थे उन्होंने उन्हें पढ़ाया छुपा छुपा के। पापा आए, उन्होंने भर्ती की और आज वो इस मुकाम पे हैं कि हमें इतना एजुकेशन कर पा रहे हैं। तो दादा दादी का कभी मतलब हमारे साथ, हम शायद उनसे मिले भी नहीं होंगे ऐसे पर्सनली। हम ऐसे गांव जाते हैं तो एक दो बार ही मिलते हैं, उन्हें हमसे मतलब उतना है नहीं। क्योंकि दादा का ये था कि अभी भी है कि मतलब ये क्यों पढ़ा रहे हैं इन तीनों को इतना। जो मेरी कज़न है, मेरे से पापा से जो छोटे वाले चाचा हैं, भाई हैं, उनकी जो बेटी है उसकी शादी हो गई है, उसके 3 बच्चे हैं अभी। तो वो यही एक्सपेक्ट करते हैं पापा से भी कि ये तीनों की शादी कर दें और फिर इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाएं। तो पापा अगेंस्ट हैं इन सब चीज़ों के, तो उन्होंने खुद ही अपने आप को कट ऑफ कर लिया इन सब चीज़ों से। हम फिर अलग ही हो गए। उनका हमें को उन्हें शायद ये न्यूज़ मिली होगी तो वो उनके लिए नॉर्मली न्यूज़ है, वो खुश भी नहीं होंगे शायद उतने, क्योंकि उनको एजुकेशन उतना, उनका वही मैंने बोला ना, पुरानी सोच, उसके साथ कभी नहीं लड़ सकते आप। कुछ लोग जो होते हैं वो उस टाइप के हैं। तो वही है, अब मैं जो करूँगी वो मुझे रोक थोड़ी सकते हैं। रिस्पेक्ट तो मैं उनकी करती हूँ और चाहती भी हूँ वो मेरे लिए खुश हों, लेकिन मैं ज़बरदस्ती थोड़ी कर सकती हूँ। तो उनका अपना व्यू है। जिस गांव में आप रहते हैं, बड़े वाला में, जी जी, कोई दूसरी लड़की मुस्लिम जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हो या कोई किसी और प्रतियोगिता परीक्षाओं में जा रही हो, है आपके संज्ञान में कोई? जी, एक्चुअली हम आर्मी से, तो हमें ना थोड़ा आइसोलेटेड रहने की आदत है, तो हम यहाँ ज़्यादा लोगों को जानते नहीं है। बस यही है, इस एरिया में तो जहाँ जितना हम जानते हैं उसमें तो कोई नहीं पढ़ता है। वही है, शादी, बच्चे, यही है इनकी भी सोच, ज़्यादा उनका भी नहीं है।